हेलो बच्चों, मैं मोहन सिंह राजपूत आज की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। तो हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 की इतिहास की पाठ्यपुस्तक का भाग 2 भारतीय इतिहास के कुछ विषय, और इसका नवा अध्याय हम पढ़ रहे थे शासक और इतिवृत्त, मतलब मुगल बादशाह और उनका इतिहास जो लेखन था उसके बारे में इस अध्याय में हम पढ़ रहे थे। पिछली कुछ कक्षाओं में इस अध्याय का कुछ भाग हमने पढ़ा भी है, और आज की कक्षा में हम उन मुगल बादशाहों की नौकरशाही के बारे में बात करेंगे, मतलब शाही नौकरशाही के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं आज की कक्षा। तो देखिए, शाही नौकरशाही मतलब जो मुगल बादशाह थे उनके साम्राज्य को, उनके प्रशासन को चलाने के लिए जो बड़े अधिकारी होते थे वो कौन कौन से होते थे, किस तरह कार्य करते थे, किस तरह उनकी भर्ती और उनको कौन सा पद दिया जाता था, ये सारी बात हम इसमें करने वाले हैं। तो मुगल काल में जो बड़े अधिकारी होते थे उनको मनसबदार कहा जाता था। पहला शब्द तो ये ध्यान रखिए कि मनसबदारी व्यवस्था अकबर के द्वारा लागू की गई थी, और मुगल काल में जो बड़े अधिकारी होते थे उनको दोनों काम करने पड़ते थे। वो प्रशासन भी संभालते थे और सैनिक कर्तव्य भी निभाते थे। कभी युद्ध होता था तो युद्ध करने भी उन्हें जाना पड़ता था, और उनको कहते क्या थे? मनसबदार। तो देखिए, अब पढ़ते हैं इसको हम। तो भर्ती की प्रक्रिया तथा पद, जो नौकरशाही बड़े अधिकारी थे उनकी किस तरह भर्ती होती थी, किस तरह उनके पदों का विभाजन होता था। तो मुगल राज्य का एक महत्वपूर्ण स्तंभ इसके अधिकारियों का एक दल था, और जिसे इतिहासकार सामूहिक रूप से क्या नाम देते हैं? अभिजात वर्ग। वो ऊंचे वर्ग से संबंधित थे, इसलिए उन्हें अभिजात वर्ग कहा जाता है। जो बड़े नौकरशाही है उसको सम्मिलित रूप से अभिजात वर्ग शब्द इस्तेमाल उसके लिए कर देते हैं। अभिजात वर्ग में भर्ती विभिन्न नृजातीय अथवा धार्मिक समूहों से होती थी। तो जो मुगल नौकरशाही थी उसमें भर्ती ना विभिन्न समूहों, विभिन्न नरजातीय समूह और विभिन्न धार्मिक समूहों से होती थी। मतलब हिंदुओं को भी भर्ती करते थे, भारतीय मुसलमान जिन्हें शेख ज़्यादा कहते थे उनकी भी भर्ती करते थे, ईरानी, तुरानी, मराठा सभी को भर्ती करते थे। भर्ती सभी धार्मिक समूहों से और नरजातीय समूह से भर्ती करने का उद्देश्य ये था कि कोई भी एक समूह ज़्यादा ताकतवर ना हो और वो बादशाह के खिलाफ विद्रोह ना कर दे, इसलिए सभी समूहों की भर्ती की जाती थी। तो देखिए, सभी समूहों से भर्ती किया जाता था। क्यों? इससे यह सुनिश्चित, सभी समूहों से भर्ती करते थे तो इससे यह सुनिश्चित हो जाता था कि कोई भी दल इतना बड़ा न हो कि वह राज्य की सत्ता को चुनौती दे सके। मान लो ईरानियों से ही सभी अधिकारी भर्ती कर लिए तो जो ईरानी दल है वो इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि किसी दिन वो बादशाह की शक्ति को चुनौती देगा और ईरानी लोगों का शासन यहाँ स्थापित हो जाएगा। इस चीज़ से बचाव के लिए सभी नरजातीय समूहों और धार्मिक समूहों से नौकरशाही में भर्ती की जाती थी लोगों की। आगे बात करें तो साम्राज्य के निर्माण के आरंभिक चरण से ही तुरानी और ईरानी अभिजात अकबर की शाही सेवा में उपस्थित थे। मतलब मुगल साम्राज्य शुरू हुआ लगभग उसी समय से तुरानी और ईरानी, ये विदेशी लोग थे ना, ये यहाँ आते थे, मुगल साम्राज्य में आते थे भारत में, और नए रोजगार की तलाश में आते थे। बड़े बड़े अधिकारियों के पद इनको मिल जाते थे। इनमें से कुछ जो तुरानी और ईरानी आए थे, इनमें से कुछ हुमायूं के साथ भारत आए थे। पता है ना, हुमायूं 15 साल तक यहाँ से हार के भाग गया था, ईरान की तरफ वो रहा था, उसने बहुत समय वहाँ बिताया था। जब 15 साल बाद वापस वो आया, दिल्ली का सिंहासन उसने दोबारा जीता, तो बहुत सारे ईरानी और तुरानी अधिकारी भी उसके साथ आ गए थे, और कुछ अन्य बाद में मुगल दरबार में आए थे। बाकी कुछ अन्य बाद में आए थे मुगल दरबार में। 1560 से आगे भारतीय मूल के 2 शासकीय समूह, जिनमें राजपूत और भारतीय मुसलमान, जिनको क्या कहा जाता था? शेखजादाओं ने भी शाही सेवा में प्रवेश किया। मतलब 1560 से पहले भारतीय जो लोग थे, राजपूत थे या हिंदू कह दें, या फिर जो यहाँ भारतीय मुसलमान थे, उनको शासकीय सेवा में बड़े पद नहीं दिए जाते थे। 1560 के बाद से राजपूतों को और भारतीय मुसलमान, जिनको शेख ज़्यादा कहते थे, उनको भी राजकीय सेवा में शामिल किया जाने लगा। तो 1560 में अकबर का शासन था और अकबर ने ये नया परिवर्तन किया था। देखिए, इनमें नियुक्त होने वाला, मतलब राजपूतों में से नियुक्त होने वाला पहला बड़ा अधिकारी कौन था? तो इनमें नियुक्त होने वाला प्रथम व्यक्ति एक राजपूत मुखिया था, जो अम्बेर, जिसे आजकल हम क्या कहते हैं? आमेर, वहां का राजा भारमल कछुआ, जिसकी पुत्री से अकबर का विवाह हुआ था। तो ऐसा इतिहासकार मानते हैं
कि आमेर या अंबेर के राजा भारमल की पुत्री से अकबर ने विवाह किया था, और फिर जो राजा भारमल था उसे बड़ा अधिकारी उसने अपने दरबार में नियुक्त किया था। तो भारतीय लोगों में से मुगल दरबार में नियुक्त होने वाला पहला बड़ा अधिकारी कौन था? आमेर का राजा भारमल। आगे बात करें कि शिक्षा और लेखा शास्त्र की ओर झुकाव वाले हिंदू जातियों के सदस्यों को भी पदोन्नत किया जाता था। ऐसा नहीं है कि जो लड़ना जानता था, बड़ा योद्धा होता था, सैनिक होता था, उसी को ये पद दिए जाते थे। कुछ ऐसे भारतीय भी थे जो शिक्षा में पारंगत थे या लेखा शास्त्र मतलब हिसाब किताब में अच्छे थे, उनको भी बड़े पद दिए जाते थे और पदोन्नत किया जाता था। और ऐसा ही हमारे पास एक उदाहरण भी है राजा टोडरमल का। देखिए आगे, इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण अकबर के वित्त मंत्री थे और उनका नाम था टोडरमल का है, जो जाति से खत्री था, मतलब खत्री जाति का वो था। ये लेखा शास्त्र में अच्छा था, हिसाब किताब में बहुत अच्छा था, इसलिए अकबर ने इसे बहुत बड़ा पद दिया और अपना वित्त मंत्री बनाया। किसको? एक हिंदू था टोडरमल जो खत्री जाति का था, उसको नियुक्त किया। मतलब सैनिक सेवा के अलावा भी अन्य तरह की जानकारी रखने वाले विद्वान लोगों को भी अधिकारी वर्ग में शामिल किया जाता था। जहांगीर के शासनकाल में ईरानियों को उच्च पद प्राप्त हुए। अकबर के बाद जब उसका पुत्र सलीम जहांगीर के नाम से सिंहासन पे बैठता है तो उसके समय में सारे उच्च पद लगभग किनको दिए गए? ईरानियों को दिए गए, ईरानी मूल के लोगों को दिए गए। क्यों? क्योंकि जहांगीर की जो सबसे मुख्य रानी थी, उनकी बेगम थी, उनका नाम था नूरजहां और वो ईरान की थी, वो खुद ईरानी मूल की थी और उनकी प्रशासन में बहुत ज़्यादा चलती थी। जहांगीर उनकी सलाह को बहुत ज़्यादा महत्व देते थे, इसीलिए जहांगीर के समय में ईरानियों को शासन में बड़ा पद दिया गया था। क्यों दिया गया ईरानियों को उच्च पद जहांगीर के समय? क्योंकि जहांगीर की राजनीतिक रूप से प्रभावशाली बेगम, जिसका नाम क्या था? नूरजहां, उनकी मृत्यु हुई थी 1645 में। नूरजहां ये ईरानी थी और इनके प्रभाव में आके ही जहांगीर ने ईरान मूल के लोगों को उच्च पद प्रदान करने शुरू कर दिए थे। किनके प्रभाव में आके? नूरजहां के प्रभाव में आके। औरंगजेब की बात करें, जहांगीर के बाद शाहजहां आया था और शाहजहां के बाद औरंगजेब। तो औरंगजेब ने राजपूतों को उच्च पदों पर नियुक्त किया, फिर भी शासन में अधिकारियों के समूह में मराठे अच्छे खासे संख्या में थे। अगर आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा हिंदू मनसबदार, बड़े अधिकारियों को मनसबदार भी कहते हैं, तो सबसे ज़्यादा हिंदू मनसबदार किस मुगल बादशाह के दरबार में थे? तो वो किसके में थे? औरंगजेब के। लेकिन इन हिंदुओं में से सबसे ज़्यादा कौन थे? तो मराठा, जो महाराष्ट्र के मराठा थे, उनको बहुत ज़्यादा इसने अपनी सेना में भर्ती किया था और उनको उच्च पद प्रदान किए थे। तो मराठा मनसबदारों या हिंदू मनसबदारों की संख्या सबसे ज़्यादा किसके समय थी? औरंगजेब के समय। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। सभी सरकारी अधिकारियों के दर्जे और पदों में दो तरह के संख्या विषयक ओहदे होते थे। जो अधिकारी होते थे या मनसबदार जिनको हम कह रहे हैं, उनके पद को जानने के लिए कि कौन सा बड़ा मनसबदार है और कौन सा छोटा मनसबदार है, तो उनके ओहदे होते थे। दो तरह के शब्द उनके नाम के साथ जुड़े होते थे। वो दो शब्द होते थे, जात और सवार। जात से तात्पर्य है कि उस अधिकारी के नीचे कितनी सेना काम करती है, मतलब कितनी सेना का वो मालिक है, मतलब उसके पद को दिखाता था जात। किसी के पास 1000 जात है तो मतलब 1000 सेना उसके नीचे काम करती है। किसी के पास 2000 जात है तो 2000 सेना उसके नीचे काम करती है। जैसे अकबर के दरबार में सबसे बड़ा मनसबदार आमेर का ही राजा मानसिंह था और उसका 7000 का उसका जात था, मतलब 7000 सेना उसके नीचे काम करती थी। इतना खर्चा मुगल दरबार की तरफ से उसको वेतन के रूप में मिलता था कि वो 7000 सेना का खर्चा चला सके। और दूसरा शब्द है सवार, मतलब उसके नीचे कितने घुड़सवार काम करते हैं। तो ये दो शब्द जात और सवार से उसकी पद व श्रेणी का पता चलता था कि वो अधिकारी कितना बड़ा है और कितना छोटा है। तो देखिए, जात शाही पदानुक्रम में अधिकारी मतलब मनसबदार के पद और वेतन का सूचक था। अगर 1000 जात उसके नीचे है तो 1000 सैनिकों का खर्चा उसे मिलेगा। तो इस तरह उसके पद व वेतन का सूचक क्या था? जात। अब सवार की बात कर रहे हैं तो सवार यह सूचित करता था कि उससे सेवा में कितने घुड़सवार रखना अपेक्षित है। पैदल सैनिक तो जात से पता चलता था और घुड़सवार सैनिक कितने रखेगा ये सवार से पता चलता था। मान लो किसी के पास
1000 जात और 500 सवार का ओहदा है, तो 1000 तो पैदल सैनिक और 500 वो घुड़सवार रखेगा, ऐसी उम्मीद की जाती थी मनसबदारों से। आगे बात करें कि 17वीं शताब्दी में 1000 या उससे ऊपर जात वाले मनसबदार अभिजात कहे जाते थे। मतलब 1000 से ऊपर के जितने भी मनसबदार होते थे, जिनके पास 1000 जात से ऊपर का ओहदा होता था, वो अमीर वर्ग में माने जाते थे, बड़े अधिकारी माने जाते थे, जिन्हें क्या कहा जाता था, उमरा। 1000 से ऊपर वालों को क्या कहते थे, उमरा, जो कि अमीर का ही बहुवचन है। ठीक है बच्चों, आगे सैन्य अभियानों में ये अभिजात अपनी सेनाओं के साथ भाग लेते थे। ये सारे अधिकारी जो अभिजात वर्ग था, जब कभी सैन्य अभियान होता था, युद्ध होते थे, तो सभी अपनी अपनी सेनाओं के साथ युद्ध में भाग लेते थे तथा प्रांतों में वो साम्राज्य के अधिकारियों के रूप में भी कार्य करते थे। कभी युद्ध पे नहीं जाना होता था तो किसी प्रांत में वो अधिकारी के रूप में भी कार्य करते थे। ठीक है, आगे बात करें कि प्रत्येक सैन्य कमांडर घुड़सवारों की भर्ती करता था। सभी मनसबदार जो सैन्य कमांडर भी होते थे युद्ध के समय, और जब युद्ध नहीं होते थे तो किसी ना किसी प्रांत में वो अधिकारी के रूप में कार्य करते थे। ठीक है, अब इनके काम क्या थे कि ये अपने सेना में घुड़सवारों की भर्ती करते थे, उन्हें हथियार आदि से लैस करते थे, मतलब हथियार आदि उनको चलाना सिखाते थे, उनको देते थे, और उन्हें प्रशिक्षण भी मनसबदार ही देता था अपने सैनिकों को। आगे बात करें, घुड़सवारी फौज मुगल फौज का अपरिहार्य अंग था। जो घुड़सवार सेना है ना, वो एक बहुत ही जरूरी अंग था मुगल सेना का। घुड़सवार सेना पे ही विजय निर्धारित करती थी। कितनी घुड़सवार सेना है उतनी ही सेना मजबूत मानी जाती थी। तो घुड़सवार सेना एक अपरिहार्य अनिवार्य अंग थी मुगल सेना का। जो घुड़सवार सिपाही थे वो शाही निशान से पार्श्व भाग में दागे गए उत्कृष्ट श्रेणी के घोड़े रखते थे। जो घुड़सवार हैं वो बड़ी उत्कृष्ट श्रेणी, मतलब अच्छी श्रेणी के घोड़े रखते थे, और ये अच्छी श्रेणी के घोड़े पे ना एक निशान लगाया जाता था, जिसे हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, शाही निशान। घोड़े के ऊपर स्याही से एक पिछले घोड़े के पीछे के भाग पर स्याही से कुछ निशान लगाया जाता था, शाही मोहर लगाई जाती थी, ताकि युद्ध के समय या बाद में घोड़ा बदल ना जाए। किसी घुड़सवार को मजबूत घोड़ा दिया हुआ है और वो बदल ले, कमजोर घोड़ा ले आए, मजबूत घोड़ा कहीं और बेच दे, इसलिए जो घोड़े हैं उनके ऊपर शाही निशान लगाए जाते थे, ताकि मजबूत घोड़े सेना में रहें और वो बदले ना जा सकें। मनसब प्रथा की शुरुआत अकबर के द्वारा ही की गई थी। जो मनसबदारी प्रथा है, जिसमें जात और सवार नामक हमने शब्द पढ़े, इस मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किस मुगल बादशाह के द्वारा की गई थी, तो अकबर के द्वारा ही इसकी शुरुआत की गई थी। आगे देखें, अधिकारी है मीर बख्शी, एक बड़ा मंत्री पद है। मतलब मुगल काल में सेनापति या सेना का सबसे बड़ा जो अधिकारी होता था वो कौन होता था, मीर बख्शी। मीर बख्शी ही नए मनसबदारों की भर्ती करता था और उनकी नियुक्ति करता था। बादशाह के सामने पेश करता था कि ये भर्ती होना चाहता है, और बादशाह उसकी योग्यता को देखकर इस तरह से निर्धारित करते थे। तो मीर बख्शी उच्चतम वेतनदाता, मतलब सेना का सबसे बड़ा अधिकारी, उनका पद और वेतन यही निर्धारित करता था। देता ये नहीं था, निर्धारित करता था। खुले दरबार में बादशाह के दाएं ओर ये खड़ा होता था। हमने बात की थी कि दरबार में बादशाह के जो जितना पास बैठता था वो उतना ऊंचा अधिकारी, और दूर बैठता था वो छोटा अधिकारी माना जाता था। तो ये बादशाह के बहुत पास होता था। देखिए, खुले दरबार में बादशाह के दाएं ओर ये खड़ा होता था तथा नियुक्ति और पदोन्नति के सभी उम्मीदवारों को यही प्रस्तुत करता था। कोई नया भर्ती होने आया है या किसने अच्छा काम कर दिया तो उसकी पदोन्नति करनी है, तो उन सभी उम्मीदवारों को यही जो मीर बख्शी है ये बादशाह के सामने दरबार में प्रस्तुत करता था नंबर से। केंद्र में दो अन्य महत्वपूर्ण मंत्री पद और थे। एक तो मंत्री पद हो गया बड़ा मीर बख्शी, और दो और जो महत्वपूर्ण मंत्री, कई सारे मंत्री होते थे लेकिन ये तीन जो हैं ये महत्वपूर्ण मंत्री पद थे। पहला मीर बख्शी है, दूसरा है दीवाने आला, जिसे हम वित्त मंत्री कह सकते हैं, जो राजा टोडरमल अकबर के समय था, अभी हमने बात की थी। तो दीवाने आला मतलब वित्त मंत्री, ये भी एक बड़ा मंत्री पद था। और एक होता था सद्र उस सुदूर, मतलब धार्मिक मामलों का मुखिया यही होता था, सद्र उस सुदूर। तो देखिए क्या काम थे इसके, मदद ए मासा अथवा अनुदान का मंत्री। विद्वान होते थे ना,
उनका मुगल दरबार में बड़ा सम्मान होता था। अच्छे चित्रकार हों, अच्छे लेखक हों, अच्छे साहित्यकार हों या संगीतकार हों, किसी भी तरह विद्वान व्यक्ति, उनको मदद दी जाती थी, उनको ज़मीन दे दी जाती थी जिन पे टैक्स वगैरह, कर वगैरह भी वसूल नहीं किया जाता था। तो ये ज़मीन वगैरह देने का काम, विद्वानों को ज़मीन जो देनी है, ये किसके द्वारा की जाती थी? सद्र उस सुदूर। तो उसको क्या कहते थे? मदद ए मासा अथवा अनुदान का मंत्री। स्थानीय न्यायाधीशों, जितने भी न्यायाधीश होते थे, उनकी नियुक्ति भी इसके द्वारा की जाती थी, अथवा काजियों की नियुक्ति का भी प्रभारी यही था। कौन सा? सद्र उस सुदूर। तो 3 मुख्य मंत्री पद हमने पढ़े, मीर बख्शी, दीवान ए आला और सद्र उस सुदूर। अब बात करें कि ये तीनों मंत्री कभी कभी इकट्ठे एक सलाहकार निकाय के रूप में भी कार्य करते थे। जब कभी बादशाह दीवाने खास में बैठता था, तो दीवाने खास में एक ऐसा दरबार था जिसमें केवल खास या उच्च अधिकारियों से ही गुप्त मंत्रणा करता था बादशाह। तो ये तीनों मंत्री मिलजुल कर सलाह करते थे और बादशाह को उस सलाह देते थे, कोई अच्छी सलाह हो। ठीक है बच्चों, आगे सूचना तथा साम्राज्य। मुगल साम्राज्य बहुत बड़ा था। हमने बात की थी कि आईने अकबरी में बताया गया है कि अकबर के साम्राज्य में 12 प्रांत थे। हालांकि आईने अकबरी पूरी मतलब अकबर का साम्राज्य पूरा होने से पहले ही अबुल फजल की मृत्यु हो गई थी 1602 में, जबकि अकबर की मृत्यु हुई थी 1605 में। तो 1602 से 1605 के बीच शायद कुछ और क्षेत्र भी अकबर ने जीता था और 3 नए और प्रांत बनाए थे। कुल मिला के अकबर के समय 15 प्रांत थे, लेकिन आईने अकबरी में केवल 12 प्रांत बताए गए हैं। तो इतना बड़ा साम्राज्य था। इन साम्राज्य में राजधानी से प्रांतों तक संदेश भेजना, वापस बुलाना, ये किस तरह सारा कार्य होता था, इसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। सूचना तथा साम्राज्य। सटीक और विस्तृत आलेख तैयार करना मुगल प्रशासन के लिए मुख्य रूप से महत्वपूर्ण था। मुगल प्रशासन में बहुत सारे लेखाकार होते थे, वो हर पत्र को लिखते थे, उसका किसी पत्र का जवाब देते थे और उनको संभाल कर भी रखते थे। मीर बख्शी, जो अभी हमने बात की, मुख्य सैन्य अधिकारी, सबसे बड़ा मंत्री कह सकते हैं। दरबारी लेखकों, अब दरबारी लेखक जो पत्र वगैरह लिखते थे उनको क्या कहेंगे? वाक्यान्विस, वाक्यानवीस जो लिखते थे। ठीक है, तो मीर बख्शी दरबारी लेखकों के समूह का निरीक्षण करता था कि वो सही तरीके से सारा काम लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। ये लेखक ही दरबार में प्रस्तुत किए जाने वाली सभी अर्जियों, दस्तावेजों तथा सभी शासकीय आदेशों, जिसे फरमान कहेंगे, का आलेख तैयार करते थे। कौन तैयार करते थे? दरबारी लेखक, जिन्हें क्या कहेंगे? वाक्यानवीस। और इनकी देखभाल, मतलब इनकी मॉनिटरिंग कौन करता था? मीर बख्शी। ठीक है, आगे समाचार, वृत्तांत और महत्वपूर्ण शासकीय दस्तावेज शाही डाक के जरिए मुगल शासन के अधीन क्षेत्रों में एक छोर से दूसरे छोर तक जाते थे। जो पत्र है ना, वो लिखते थे वाक्यान्विस, जो लिपिक होते थे दरबार में, वो तैयार करते थे, आदेश लिखते थे, फरमान जारी करते थे, और फिर उनको ना जो एक तरह से संदेश ले जाने वाले जो लोग होते थे, वो उन वृत्तांतों को, समाचारों को, महत्वपूर्ण शासकीय दस्तावेजों को शाही डाक के जरिए मुगल शासन के अधीन जो प्रांत थे दूर दूर, वहां पहुंचाया जाता था। बांस के डिब्बों में लपेट कर रखे कागजों को लेकर हरकारों के दल दिन रात दौड़ते रहते थे। जो कागज तैयार किया, आदेश लिखा, उसको ऐसे गोल करके बांस के डब्बे में पैक कर देते थे, और फिर उसको लेकर जो डाकिये होते थे, जिन्हें क्या नाम दिया है? हरकारे, या इसको कसीद या पथमार, ये दौड़ते रहते थे एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश लेके। वही व्यवस्था होती थी कि जो एक पथमारक या हरकारा है, वो 2 किलोमीटर तक दौड़ेगा, 2 किलोमीटर पे दूसरा मिल जाएगा, फिर वो उसको लेके दौड़ेगा। इस तरह शीघ्र ही डाक एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दी जाती थी। काफी दूर स्थित प्रांतीय राजधानियों में भी वृत्तांत बादशाह को कुछ ही दिनों में मिल जाया करते थे। इस तरह दौड़ के जाते थे तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता था, और दूर के प्रांतों से भी संदेश राजधानी तक, बादशाह तक बहुत ही शीघ्र कुछ ही दिनों में पहुंच जाता था। सार्वजनिक समाचार के लिए पूरा साम्राज्य आश्चर्यजनक रूप से तीव्र सूचना तंत्र से जुड़ा हुआ था। शाही संदेश के अलावा जो आम लोग भी अपने संदेश एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते थे, वो भी शीघ्र ही पहुंच जाता था। ठीक है,
आगे बात करें, केंद्र से परे प्रांतीय प्रशासन। अब तक हमने केंद्रीय प्रशासन की बात की। अब हम बात करेंगे कि जो अकबर के अंतिम समय तक 15 प्रांत हो गए थे, उन प्रांतों का प्रशासन कैसे चलता था। तो प्रांतों में भी जैसे केंद्र में बादशाह के अधीन मंत्री होते थे, ऐसे ही मंत्री पद प्रांतों में मतलब राज्यों में भी बनाए गए थे, और वो मंत्री बादशाह को सीधा एक तरह से जिम्मेदारी होती थी, बादशाह के अधीन रहकर ही वो प्रांतों में शासन करते थे। तो उसी तरह जैसे केंद्र का शासन था, ऐसे ही प्रांतों में भी एक नौकरशाही स्थापित की गई थी और वो प्रांतों का शासन चलाते थे। तो देखिए, केंद्र में स्थापित कार्यों के विभाजन को प्रांतों में भी, प्रांतों को यहाँ पर सूबे कहा गया है, तो प्रांतों को सूबे भी कह सकते हैं, राज्य भी कह सकते हैं। तो जो केंद्र में स्थापित कार्य विभाजन था मंत्रियों का, उसी तरह प्रांतों में भी मंत्री पद बनाकर और उसी तरह से कार्यों का विभाजन किया गया था। यहां भी मतलब प्रांतों में भी केंद्र के समान केंद्र के मंत्रियों के अनुरूप अधीनस्थ दीवान, बख्शी और सद्र, तो दीवान आला, मीर बख्शी और सद्र उस सुदूर, ये मंत्री पद प्रांतों में भी होते थे। प्रांतीय शासन का प्रमुख कौन होता था? गवर्नर, जिसे सूबेदार भी कह सकते हैं। तो जो जैसे केंद्र के शासन का मुखिया कौन होता था? बादशाह, जबकि प्रांतीय शासन का मुखिया कौन होता था? बादशाह के द्वारा नियुक्त किया गया एक व्यक्ति, जिसे क्या कहेंगे? गवर्नर या सूबेदार, और ये इन तीनों मंत्रियों पर थोड़ा थोड़ा नियंत्रण रखता था, जो सीधा बादशाह को प्रतिवेदन प्रस्तुत करता था। तो प्रांतीय शासन का सबसे बड़ा अधिकारी कौन हो गया? गवर्नर या सूबेदार, और ये अपनी रिपोर्ट हमेशा किसको देता था? बादशाह को देता था। आगे बात करें, प्रत्येक सूबा कई सरकारों में बटा हुआ था। जो सूबा है, जो राज्य है, वो राज्य फिर कई सरकारों में बटा हुआ था। जैसे हम कह सकते हैं कि राज्य जिलों में बटा हुआ होता है, इसी तरह उस समय जो सूबे या प्रांत होते थे वो सरकारों में, जिलों को यहाँ पर सरकार कह रहे हैं, उसमें बटा हुआ होता था। इन इलाकों में मतलब अब सरकारों के शासन की बात कर रहे हैं कि सरकारों में या इन इलाकों में फौजदारों को विशाल घुड़सवार फौज और तोपचियों के साथ रखा जाता था। तो आपसे कहेंगे कि जिला स्तर की सरकार को या जिला स्तर के शासन को क्या कहते थे? सरकार। और सरकारों का मुखिया कौन होता था? फौजदार। जैसे केंद्र का मुखिया बादशाह, प्रांतों का मुखिया सूबेदार या गवर्नर, उनके नीचे फिर जिले, जिलों को सरकार कहते हैं, और सरकार का मुखिया कौन होता था? फौजदार, और फौजदार के अधीन सेना वगैरह होती थी। फिर सरकार, जिले के नीचे तहसील होती है, तो तहसील को यहाँ पर क्या कहेंगे? परगना। इसको कह दिया उपजिला, या आज के हिसाब से हम तहसील कह सकते हैं। तो परगना स्तर पर स्थानीय प्रशासन की देखरेख 3 अर्धवंशानुगत अधिकारियों, जिसमें 3 अधिकारी होते थे परगना का शासन चलाने के लिए, 3 अर्धवंशानुगत, कभी कभी वंशानुगत होते थे, कभी कभी अर्धवंशानुगत होते थे। तो इस तरह परगने का शासन चलाने के लिए भी 3 अधिकारी हैं। पहला है कानूनगो, जो क्या करता था? राजस्व आलेख का रखवाला था। राजस्व, हिसाब किताब इकट्ठा करना, राजस्व उसका हिसाब किताब रखना, ये काम किसका था? कानूनगो का। दूसरा अधिकारी था चौधरी। इसका क्या काम था? राजस्व संग्रह का प्रभारी था, राजस्व इकट्ठा करवाने वाला अधिकारी था, हिसाब किताब रखने वाला कानूनगो था। एक और अधिकारी होता था, वो था काजी, और काजी न्याय प्रदान करता था। ठीक है, तो इस तरह हमने पढ़ लिया कि राज्य सरकारें मतलब सूबे, उनके बाद सरकारें, और परगने का शासन इस तरह कैसे चलता था। आगे, शासन के प्रत्येक विभाग के पास लिपिकों मतलब बाबू होते थे। हर शासन की जो इकाई है, परगना, सरकार, सूबा और फिर केंद्र सरकार, सभी जगह आलेखों को लिखने के लिए, हिसाब किताब लिखने के लिए लिपिक होते थे। सहायक लिपिकों का सहायक समूह होता था, लेखाकार होते थे, लेखा परीक्षक होते थे, संदेशवाहक होते थे, और अन्य कर्मचारी भी सभी जगह उनकी सहायता के लिए होते थे। ये जो अन्य कर्मचारी है, ये तकनीकी रूप से बड़े दक्ष होते थे, हिसाब किताब में अच्छे होते थे। सर्वत्र फारसी को शासन की भाषा बना दिया गया। जहाँ भी ये चीज़ें थी, परगना हो या सरकार हो या सूबा हो, सभी जगह सारा हिसाब किताब, सारे आदेश कौन सी भाषा में लिखे जाते थे? फारसी भाषा में। तो एक तरह से शासकीय भाषा हर जगह क्या थी? फारसी ही थी।
लेकिन ग्राम लेखा, जो गांवों में जो हिसाब किताब रखा जाता था, ग्राम लेखा के लिए स्थानीय भाषाओं का प्रयोग हो सकता था, क्योंकि गांव में फारसी भाषा जानने वाले लोग ज़्यादा मिलते नहीं थे, इसलिए गांवों का लेखा स्थानीय भाषा में तैयार हो सकता था। बाकी अन्य सभी जगह राजकीय भाषा किसको बना दिया गया था? फारसी को। स्थानीय जमींदारों और मुगल साम्राज्य के प्रतिनिधियों के बीच के संबंध कई बार संसाधनों और सत्ता के बंटवारे को लेकर संघर्ष का रूप ले लेते थे। जैसे जो जमींदार होते थे, बड़ी बड़ी जमीन के जो मालिक होते थे, जिनको राज्य की तरफ से ही, क्योंकि उन्होंने किसी युद्ध में बहादुरी दिखाई, तो बादशाह की तरफ से, राज्य की तरफ से उन सैनिकों को या उनके घर वालों को जमीन दे दी जाती थी, और वो थोड़े से किसान वर्ग में ही थोड़े अमीर किसान होते थे, जिनको क्या कहेंगे यहाँ पर? जमींदार। तो जो जमींदार है, ये एक तरह से गांव के किसान इसके साथ जुड़े हुए होते थे, और जब गांव में कोई राज्य का अधिकारी राजस्व वसूल करने आता था, तो उन अधिकारियों के साथ अक्सर जमींदार का झगड़ा हो जाता था, और इस झगड़े में किसान किसका साथ देते थे? जमींदार का। ठीक है, तो ऐसे ही किसान विद्रोह होते थे, और किसान विद्रोह के समय जमींदार एक तरह से नेतृत्व करता था, और किसान जमींदार का साथ देते थे। किसके खिलाफ? राजस्व अधिकारियों के खिलाफ। जमींदार प्राय राज्य के खिलाफ किसानों का समर्थन संगठित करने में सफल हो जाते थे, किसानों को अपने साथ जोड़ने में जमींदार सफल हो जाते थे। आगे बात करेंगे सीमाओं के परे। अब तक हमने बात की मुगल साम्राज्य के अंदरूनी सारे प्रशासन और साम्राज्य की। अब हम बात करेंगे कि मुगल साम्राज्य के जो पड़ोसी राज्य थे, उनके साथ इनके कैसे संबंध थे। दूर दूर के जो क्षेत्र, जैसे ईरान का सफावी वंश था, ठीक है, अन्य जो पड़ोसी दूर दूर के राज्य थे, उनसे किस तरह के संबंध थे, वो बात करेंगे। तो देखिए, इतिवृत्तों के लेखकों, मतलब इतिहास लिखने वाले लेखकों ने मुगल बादशाहों द्वारा धारण की गई गुंजायमान पदवियों को सूचीबद्ध किया है। बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करते थे मुगल बादशाह, और इन्हें इतिहासकारों ने लिखा है। जैसे शहनशाह, शहनशाह की पदवी धारण करते थे। जैसे अकबर ने शहनशाह की पदवी धारण की थी, और शहनशाह का मतलब है राजाओं का राजा, ऐसी उपाधि धारण करते थे। और जैसे सामान्य पदवियां अथवा जहांगीर की पदवी, नाम तो सलीम था, लेकिन जब वो सिंहासन पे बैठा अकबर का पुत्र, तो उसने जहांगीर की पदवी धारण की। तो जहांगीर का मतलब है विश्व पर कब्जा करने वाला। अथवा शाहजहां, इसका नाम खुर्रम था, और जब सिंहासन पे बैठा तो शाहजहां की पदवी धारण की। तो शाहजहां मतलब होता है विश्व का राजा। जैसे अलग अलग राजाओं द्वारा अपनाई गई खास उपाधियां शामिल थी। तो ये उपाधियां इतिहासकारों ने लिखी है इनकी। अब ये ऐसी उपाधि धारण कर रहे हैं, देखो, विश्व का राजा, या जहांगीर का मतलब है विश्व पर कब्जा करने वाला, ऐसी उपाधियां धारण कर रहे हैं। तो इससे पता चलता होगा कि पड़ोसी राज्यों के साथ इनके झगड़े होते रहते होंगे। और वही अब हम बात करेंगे कि सीमाओं के बाहर पड़ोसी राज्यों से क्या झगड़े इनके थे। तो सबसे पहले जो बात करेंगे वो है सफावी और कंधार। ईरान इनके पड़ोस में पड़ता था, ईरान का एक राज्य, और वहां पर सफावी वंश का शासन था। तो ईरान, जैसे इधर ईरान है, ठीक है, यहां पर सफावी वंश का शासन है, और इधर मुगलों का साम्राज्य है, और बीच में पड़ता था यहां कंधार। तो जो कंधार पड़ता था, ये लिखा है यहाँ पर, कंधार पड़ता था। इस कंधार को लेकर इनके बीच झगड़े होते रहते थे कि कंधार किसके अधिकार में रहे। तो देखिए, ईरान व तुरान के पड़ोसी देशों और भारतीय उपमहाद्वीप में आने को इच्छुक सभी विजेताओं को उत्तर भारत तक पहुंचने के लिए हिंदू कुश पर्वत को पार करना होता था। ईरानी हो, तुरानी हो, या कोई और विदेशी हो, अगर वो भारत को जीतना चाहता है, भारत में घुसना चाहता है, तो यहाँ एक हिंदू कुश पर्वत पड़ता था, उसको पार करना जरूरी था। ठीक। और मुगल नीति का यह निरंतर प्रयास रहा कि सामरिक महत्व की चौकसी, विशेषकर काबुल व कंधार पर नियंत्रण के द्वारा इस संभावित खतरे से बचाव किया जा सके। तो मुगल जो राजा थे, मुगल जो नीति थी, विदेश नीति, उसमें ध्यान रखा जाता था कि इधर कंधार और इधर काबुल जो क्षेत्र है उस पर अपना नियंत्रण रखा जाए, क्योंकि इसी तरफ से विदेशी लोग ज़्यादा आक्रमण करते थे। तो सुरक्षा के लिए
काबुल और कंधार अपने कब्जे में रखा जाए, और कंधार को लेकर ही ईरान के सफावी और भारतीय उपमहाद्वीप के मुगल वंश के बीच लंबा झगड़ा चला था। कंधार सफावियों और मुगलों के बीच झगड़े की जड़ था। जो कंधार है वो ईरान के सफावी वंश और भारत के मुगल वंश के बीच झगड़े की जड़ था। यह किला और नगर आरंभ में हुमायूं के अधिकार में था। ये किला और जो यहाँ पर कंधार का नगर है ये हुमायूं के अधिकार में था पहले, जिसे 1595 में अकबर द्वारा पुनः जीता गया। तो पहले हुमायूं के अधिकार में था, बाद में सफावी लोगों ने फिर से, ईरान के सफावी लोगों ने फिर से कंधार को जीत लिया, लेकिन अकबर जब राजा आया तो इसने 1595 में कंधार को अपने कब्जे में कर लिया था। 1613 में जहांगीर ने शाह अब्बास, जो सफावी राजा था ईरान का, उसका नाम था शाह अब्बास, तो जहांगीर ने शाह अब्बास के दरबार में कंधार को मुगल अधिकार में रहने देने की वकालत करने के लिए एक राजनीतिक दूत भेजा। जहांगीर ने 1613 में अपना एक दूत भेजा, ईरान के सफावी राजा शाह अब्बास के दरबार में भेजा कि कंधार को लेके झगड़ा खत्म करो और कंधार हमारे ही कब्जे में रहने दो। ये वकालत करने के लिए एक दूत भेजा था। अब हुआ क्या, लेकिन यह शिष्टमंडल जो दूत भेजा वो शिष्टमंडल कहेंगे, अपने उद्देश्य में सफल नहीं हुआ। मतलब जो ईरान के शासक थे उन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया कि कंधार मुगलों के पास ही रहे। आगे बात करेंगे 1622 की शीत ऋतु में फारसी सेना ने कंधार पर घेरा डाल दिया। फारसी या ईरान की सेना ने 1622 में फिर कंधार को घेर लिया और मुगल सेना सचेत नहीं थी, इसीलिए कंधार फिर ईरानियों के कब्जे में चला गया। मुगल रक्षक सेना पूरी तरह तैयार नहीं थी, अतः वह पराजित हुई और उसे किला तथा नगर सफावियों को फिर सौंपने पड़े। तो 1622 में कंधार का किला किनके अधिकार में चला गया? ईरान के सफावी राजाओं के अधिकार में वो चला गया। ठीक है, और फिर लगातार वो उन्हीं के कब्जे में रहा, दोबारा से मुगल सेना उसको कभी जीत ही नहीं पाई। आगे बात करेंगे मुगल दरबार में जेसुइट धर्म प्रचारक। देखिए 1498 में पुर्तगाली भारत में आ चुके थे और पहला पुर्तगाली नाविक जिसने भारत के लिए समुद्री रास्ते की खोज की थी उसका नाम था वास्को डी गामा। अब पुर्तगालियों ने फिर धीरे धीरे व्यापार में मुनाफा कमाया और इस तरह वो भारत पे कुछ क्षेत्रों पे उन्होंने कब्जा जमाया और लगभग 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा को जीत लिया था और गोवा पे पुर्तगालियों का अधिकार हो गया था। अब पुर्तगाली चाहते थे कि भारत में वो ईसाई धर्म का प्रचार करें, उनका धर्म था ईसाई, तो वो ईसाई धर्म का प्रचार करना चाहते थे। और जो ईसाई धर्म प्रचारक सबसे पहले जो भारत में आए पुर्तगालियों के साथ, उनको ही कहा जाता है जेसुइट धर्म प्रचारक। वो भारत में आए थे ईसाई धर्म का प्रचार करने। अकबर जो है वो सभी धर्मों का ज्ञान प्राप्त करना चाहता था। अकबर है वो बिल्कुल अनपढ़ राजा था, उसको कुछ भी लिखना पढ़ना नहीं आता था, लेकिन वो चर्चाएं सुनता था और इससे वो अपने धर्म के बारे में ज्ञान बढ़ाना चाहता था। वो हिंदू विद्वानों से भी बात करता था, इस्लाम धर्म के विद्वानों से भी बात करता था, तो फिर उसने ईसाइयों को भी बुलाया, उनकी भी बात सुनी, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के लोगों को भी बुलाया। तो इस तरह जो धर्म प्रचारक है वो मुगल दरबार में आए। ठीक है, वही अब हम बात करेंगे कि यूरोप को भारत के बारे में जानकारी जेसुइट धर्म प्रचारकों, यात्रियों और व्यापारियों और राजनयिकों के विवरण से हुई। यूरोप के जो लोग थे उनको भारत के बारे में जानकारी मिली, जेसुइट धर्म प्रचारकों ने उन्हें जाके बताया भारत के बारे में। यहाँ घूमने आए यात्रियों ने, व्यापारियों ने और राजनयिकों ने यूरोप के लोगों को भारत के बारे में जानकारी दी। सबसे पहले मुगल दरबार के यूरोपीय विवरणों में जेसुइट वृत्तांत सबसे पुराने वृत्तांत है। मुगल दरबार के बारे में किसी भी यूरोपीय ने अगर कुछ लिखा है तो वो लिखने वाले पहले यूरोपीय लोग जिन्होंने मुगल दरबार या मुगल साम्राज्य के बारे में लिखा वो कौन है? जेसुइट धर्म प्रचारक हैं, वही सबसे पहले थे। पुर्तगाली जो राजा थे जिन्होंने गोवा पे कब्जा कर लिया था, सोसाइटी ऑफ जीसस ये अपने भगवान को नाम दे रहे हैं, तो सोसाइटी ऑफ जीसस, बस इसी का शॉर्ट नाम क्या है? जेसुइट के धर्म प्रचारकों की मदद से ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार में रुचि रखता था। जो पुर्तगाल का राजा था वो भी चाहता था कि मैं भारत में, हिंदुस्तान में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करूं, तो व्यापार के साथ साथ उन्होंने धर्म प्रचारक भी भारत में भेजने शुरू कर दिए थे।
अकबर ईसाई धर्म के विषय में जानने को बहुत उत्सुक था। अकबर हर धर्म के बारे में जानना चाहता था, तो ईसाई धर्म के बारे में जानने के लिए बड़ा उत्सुक था अकबर। उसने जेसुइट पादरियों को आमंत्रित करने के लिए एक दूत मंडल गोवा भेजा। अकबर ने जो ईसाई जेसुइट धर्म प्रचारक जो गोवा में थे, पुर्तगालियों का गोवा पे अधिकार हो चुका था, तो अकबर ने वहाँ अपना एक दूत मंडल भेजा कि जाइए ईसाई धर्म प्रचारकों को यहाँ पे लाइए, मैं उनसे चर्चा करना चाहता हूँ, उनकी बात सुनना चाहता हूँ, ईसाई धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता हूँ। फिर वो आते हैं। पहला जेसुइट शिष्टमंडल अकबर की राजधानी उस समय फतेहपुर सीकरी थी, तो वहाँ के मुगल दरबार में 1580 में पहुँचा और वह वहाँ लगभग 2 वर्ष तक फिर ये धर्म प्रचारक वहीं अकबर के दरबार में उपस्थित होते रहे। और अकबर के दरबार में इन जेसुइट धर्म प्रचारकों को बहुत ही सम्मान मिलता था। अकबर इनको बिल्कुल अपने पास बिठाता था। तो इन ईसाई धर्म के प्रचारकों को ऐसा लगने लग गया था कि अकबर की इच्छा है कि वो ईसाई धर्म ग्रहण कर ले, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। ठीक है, आगे देखिए। इन जेसुइट लोगों ने ईसाई धर्म के विषय में अकबर से बात की और इसके सद्गुणों के विषय में उलमा से उनका वाद विवाद भी हुआ। अकबर ने अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी में एक भवन बनवाया था जिसको कहते थे इबादत खाना, मतलब प्रार्थना भवन। उस इबादत खाना में वो हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, सभी धर्मों के लोगों को बुलाता था और उनकी आपस में वाद विवाद करवाता था कि कौन से धर्म में क्या अच्छी बात है और क्या बुरी बात है, ये मैं अच्छे से सुन सकूं और समझ सकूं। इसीलिए तो ईसाई धर्म प्रचारक वहां पहुंचे और इस्लाम धर्म के जो उलमा थे उनसे उनका वाद विवाद भी हुआ, जो अकबर ने बड़े ध्यान से सुना। लाहौर के मुगल दरबार में, बाद में अकबर ने लाहौर को राजधानी बना लिया था, तो फिर लाहौर गए, तो लाहौर के मुगल दरबार में 2 और शिष्टमंडल 1591 और 1595 में भेजे गए अकबर के पास। सार्वजनिक सभाओं में जेसुइट लोगों को अकबर के सिंहासन के काफी नजदीक स्थान दिया जाता था, मतलब अकबर उनको बहुत सम्मान देता था। ठीक है, अब है औपचारिक धर्म पर प्रश्न उठाना, क्योंकि अकबर ने जेसुइट धर्म प्रचारकों को विशेष सम्मान दिया, दरबार में अपने सिंहासन के बिल्कुल पास उनको बिठाता था। तो जो जेसुइट धर्म प्रचारक थे उन्होंने हमारे इस्लाम और हिंदू धर्म पर प्रश्न उठाने शुरू कर दिए कि शायद अकबर की मनसा है कि वो ईसाई धर्म ग्रहण कर ले। देखिए, जेसुइट शिष्टमंडल के सदस्यों के प्रति अकबर ने जो उच्च आदर प्रदर्शित किया उससे वे बहुत प्रभावित हुए और ईसाई धर्म सिद्धांतों में बादशाह की स्पष्ट दिलचस्पी की व्याख्या उन्होंने अपने मत में बादशाह के धर्म परिवर्तन के संकेत के रूप में की। उन्होंने सोचा कि बादशाह धर्म परिवर्तन करके अब ईसाई बन जाएगा, इतनी ही रुचि वो ले रहा है हमारे धर्म में। आगे बात करें कि धार्मिक ज्ञान के लिए अकबर की तलाश ने, अकबर सभी धर्मों का ज्ञान प्राप्त करना चाहता था। पढ़ना लिखना आता नहीं था, पढ़ नहीं सकता था, तो बस सभी धर्मों के विद्वानों को बुलाकर उनकी चर्चाएं वो सुनता था। तो अकबर धार्मिक ज्ञान के लिए अकबर की तलाश ने फतेहपुर सीकरी के इबादत खाना में विद्वान मुसलमानों, हिंदुओं, जैनों, पारसियों और ईसाइयों के बीच अंतरधर्मीय वाद विवाद को जन्म दिया। इन सभी को बुलाता था, वाद विवाद करता था, अकबर ध्यान से सुनता था, जिसके कारण इन धर्मों के बीच वाद विवाद थोड़ा और ज़्यादा बढ़ जाता था। अकबर के जो धार्मिक विचार है वो विभिन्न धर्मों व संप्रदायों के विद्वानों से प्रश्न पूछने और उनके धर्म सिद्धांतों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने से ही परिपक्व हुए थे। और बाद में जब अकबर के धार्मिक विचार परिपक्व हो गए, सभी की चर्चाएं सुन सुन के ये चर्चा करते करते एक दूसरे के धर्म को नीचा दिखाने के चक्कर में आपस में लड़ पड़ते थे। सभी धर्म के जो मुख्य विद्वान होते थे वो वहाँ झगड़ा कर लेते थे। इसलिए अकबर को लगा कि सभी धर्मों में कुछ ना कुछ बुराइयां हैं और कुछ ना कुछ अच्छी बातें हैं। इसीलिए सभी धर्मों को अच्छी बातों को लेकर बाद में अकबर ने अपना एक नया धर्म चलाया था जिसका नाम था दीन ए इलाही, जिसे हमने कक्षा के दौरान पढ़ा भी था, सुलह कुल की नीति। ठीक है, वो सुलह कुल की नीति दीन ए इलाही धर्म से ही निकली थी। ठीक है बच्चों, तो आगे देखिए, अब है काल रेखा। हमारी जो पाठ्य पुस्तक है वो अध्याय हमने पूरा कर लिया है, 9वां अध्याय, और अध्याय के लास्ट में जो काल रेखा दी हुई है पूरे पाठ की एक मुख्य बातों को यहाँ समझने के लिए, उसको देखते हैं अब हम। तो देखिए,
कुछ प्रमुख मुगल इतिवृत्त तथा संस्मरण। और लगभग 1530 की बात कर रहे हैं। 1530 में बाबर के संस्मरणों की पांडुलिपि का तिमूरियों के पारिवारिक संग्रह का हिस्सा बनना। बाबर ने जो अपनी आत्मकथा लिखी थी उसका नाम था बाबरनामा। बाद में उसकी पांडुलिपि तैयार की गई, मतलब उसकी नकल की गई हाथ से, दूसरी पुस्तकें उससे तैयार की गई, वो तैमूर जो वंश के लोग थे उनके द्वारा की गई थी। तुर्की भाषा में लिखी थी। बाबर ने अपनी पुस्तक बाबरनामा किस भाषा में लिखी? तुर्की भाषा में। बाद में अकबर के द्वारा उसका फारसी में अनुवाद हुआ था। तो तुर्की भाषा में लिखे गए यह संस्मरण किसी तरह एक तूफान से बचा लिए गए थे, नहीं तो नष्ट ही हो जाते। आगे है कि 1587 में फिर क्या होता है? गुलबदन बेगम द्वारा हुमायूं नामा के लेखन की शुरुआत की गई। कब? 1587 में अकबर के दरबार में। 1589 की बात करें तो बाबर के संस्मरणों का बाबरनामा के रूप में फारसी में अनुवाद किया। एक्चुअली वास्तव में देखें तो जो बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी उसको तुर्की भाषा में लिखी थी, उसको कहते हैं तुजुक ए बाबरी। लेकिन जब इसका फारसी भाषा में अनुवाद अकबर के द्वारा करवाया गया 1589 में, तो फिर इसको क्या नाम दिया गया? बाबरनामा। जब तुर्की भाषा से फारसी में इसका अनुवाद हुआ, और अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा। आगे बात करें 1589 से 1602 के बीच क्या होता है? अबुल फजल द्वारा अकबरनामा पर कार्य करना। लगभग 13 वर्षों तक अबुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ पे कार्य किया था, जब जाके 3 बड़े भागों में जाके ये ग्रंथ तैयार हुआ था। 1605 से 1622 के बीच क्या होता है? जहांगीर द्वारा जहांगीरनामा के नाम से अपना संस्मरण लिखा गया था। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा खुद लिखी थी और वो जहांगीरनामा के नाम से, हालांकि पूरी वो नहीं कर पाया था। फिर है 1639 से 1647 लाहौरी, जो नाम था ना अब्दुल हमीद लाहौरी, जो अबुल फजल के ही शिष्य थे, उनके द्वारा बादशाहनामा के पहले 2 दफ्तरों का लेखन। अब्दुल हमीद लाहौरी शाहजहां के दरबारी विद्वान थे और शाहजहां ने उनसे अपने समय का इतिहास लिखने के लिए कहा, और बादशाहनामा नाम से इस लाहौरी ने शाहजहां का इतिहास लिखा। 3 पुस्तकों में लिखना था, सब में 10-10 वर्षों का इतिहास, 10-10 वर्षों का इतिहास 2 पुस्तकों में तो इन्होंने लिखा। फिर इनकी तबीयत खराब हो गई, तीसरी ये लिख नहीं पाए थे। अब है लगभग 1650 में क्या होता है? मोहम्मद वारिस द्वारा शाहजहां के शासन के तीसरे दशक के इतिवृत्त की लेखन की शुरुआत की गई। 1650 में फिर इस बादशाहनामा का तीसरा भाग किसके द्वारा लिखा गया? मोहम्मद वारिस के द्वारा। अब है 1668, और मोहम्मद काजिम, ये औरंगजेब के दरबारी विद्वान थे, तो मोहम्मद काजिम द्वारा औरंगजेब के शासन के पहले 10 वर्षों के इतिहास का आलमगिरीनामा के नाम से संकलन किया गया। तो औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी, तो इनका इतिहास आलमगिरी नामा नाम से किसने लिखा? मोहम्मद काजिम के द्वारा लिखा गया। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, कक्षा पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।